जय हिंद जय भारत। और मेरा नाम विपिन कुमार है और आज अपन जो है संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इस संविधान सभा के द्वारा ही जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो आज अपन जो है संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। जो ये संविधान सभा है, इस संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। जो कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। और इस कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने वाले जो थे वो ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था क्लीमेंट रिचर्ड एटली। उनके द्वारा जो है कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। जो ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली, उनके द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। और जो कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें से जो एक सदस्य थे उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम, और एक बात और ध्यान रखना, जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। और जो एबी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना के मंत्री थे। नौसेना मंत्री थे। और जो तीसरे सदस्य थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। और जो सर पैथिक लॉरेंस थे ये उस समय भारत सचिव थे। ये ध्यान रखना, उस समय ये भारत सचिव थे। मैं आपको बता दूं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद में 1858 भारत सरकार अधिनियम बना और इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया वायसराय, और एक नया पद बनाया गया था भारत सचिव। और जो भारत सचिव था वो ब्रिटेन की जो महारानी थी वो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होता था। तो इस प्रकार से एक नया पद बनाया गया था भारत सचिव। तो सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो उस समय भारत सचिव थे और सर पैथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। सदस्य तो 3 थे पर उसके अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। तो हमें पता चला कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। और कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने वाले ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था क्लीमेंट रिचर्ड एटली। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस। और जो ये कैबिनेट मिशन था इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। तो इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जो संविधान सभा थी, इसमें जो कुल सदस्य थे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या थी 389। 389 जो थी उनकी सदस्य संख्या थी। और इसको जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक 296 और 93। जो 296 थे उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक 292 और 4। अब ये किस आधार पर विभाजित किए गए थे। जो 93 सदस्य थे ये तो देसी रियासतों से आते। जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों से आते। और ये 292 सदस्य जो थे वो प्रांत से आते।
जैसे आज राज्य होते वैसे उस समय प्रांत हुआ करते थे। और जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी प्रांत से आते। कमिश्नरी प्रांत से आते। ध्यान रखना, कमिश्नरी प्रांत जैसे कि आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, तो ठीक उसी प्रकार से उस समय जो है कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। तो उस समय 4 सदस्य जो है वो कमिश्नरी प्रांत से आते हैं। और जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे उनमें एक था अजमेर, दूसरा था बलूचिस्तान, और जो तीसरा था कुर्ग। कुर्ग जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। और जो चौथा था उसका नाम था दिल्ली। देखो इन्हें याद करने का भी तरीका है। जैसे अजमेर का पहला लेटर जो है वो ए है, बलूचिस्तान का जो है वो बी है, कुर्ग का मान लेते हैं सी है, और दिल्ली का मान लेते हैं तो डी है। तो 4 सदस्य कैसे हो गए? ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। तो 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी प्रांत से आए थे। अब आगे से समझेंगे कि जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा क्या पूर्णतया मनोनीत थी, क्या पूर्णतया वो निर्वाचित थी? तो ये अच्छे से समझ लेना, संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत थी और आंशिक रूप से जो थी वो निर्वाचित थी। आंशिक रूप से निर्वाचित थी। अब ये कैसे? अभी बात करते हैं इसके बारे में। संविधान सभा ना तो पूर्णतया मनोनीत थी, ना पूर्णतया वो निर्वाचित थी। क्यों? क्योंकि जो 93 सदस्य थे वो इसमें मनोनीत सदस्य थे, और जो इसमें 296 सदस्य थे उनका निर्वाचन होना था। क्योंकि देशी रियासतों से जो सदस्य आते उनका चुनाव नहीं होना था। जो देशी रियासतें थी, वो जो देशी रियासत के प्रमुख थे उनके द्वारा वो मनोनीत होने थे, जबकि जो 296 सदस्य थे इनका चुनाव होना था। और ध्यान रखना, इन 296 सदस्यों का जो चुनाव था वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। जो इनका चुनाव था वो चुनाव जो है वो इनका अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अर्थात संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वयस्क मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इन सदस्यों का चुनाव जो हुआ था, जो प्रांत की विधानसभा थी उस समय, जो प्रांतीय विधानसभा थी, वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है वो इनका चुनाव हुआ था, इसलिए इनका चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अब बात करें कि जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में कई पार्टियां थी। जैसे कि इस चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी थी, एक पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग थी, और जो इसमें कुछ अन्य पार्टियां भी थी। जो इसमें कांग्रेस थी उसको 208 सीटें मिली थी चुनाव में 296 से। जो मुस्लिम लीग थी इसको इसमें 73 सीटें मिली थी, और जो अन्य पार्टियां थी वो अन्य पार्टियों को इसमें जो है वो 15 सीटें मिली थी। अब यहां पे समझना है कि जो ये अन्य पार्टियां थी इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक 7 और एक 8। जो 8 थे वो अन्य पार्टियों से चुनकर आए थे, और जो 8 सदस्य थे, मतलब जो 7 सदस्य थे वो अन्य पार्टियों से चुनकर आए थे, और जो 8 सदस्य थे वो इसमें निर्दलीय उम्मीदवार थे। वो जो थे इसमें निर्दलीय उम्मीदवार थे 8 सदस्य। इस प्रकार से जो है वो संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब हम आगे से बात करेंगे कि जो संविधान सभा है उस संविधान सभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर हुआ। जो सीटों का बंटवारा था वो सीटों का बंटवारा का आधार, जो सीटों का बंटवारा हुआ वो सीटों का बंटवारा किस आधार पर हुआ। तो ये ध्यान से देख लेना कि संविधान सभा के सीटों का जो बंटवारा हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, क्योंकि इसमें से जो 2 से 13 सीटें थी वो सामान्य के लिए थी। जो 213 पद थे वो सामान्य लोगों के लिए थे,
जो इसमें 79 थे वो मुस्लिम समुदाय के लिए थे, और जो इसमें 4 सीटें थी वो जो थी सिख संप्रदाय के लिए थी। तो 213 सामान्य समुदाय के लिए, मुस्लिमों के लिए 79 और सिख समुदाय के लिए जो थी उसमें कितनी थी, 4 सीटें थी। तो इसका जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। अगली बात, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे संविधान सभा में, उनकी संख्या जो थी वो 33 थी। और संविधान सभा में जो महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, जो संविधान सभा महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उनका नाम बेगम एजाज रसूल था। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल था। तो इस प्रकार से उसमें जो थी वो 15 महिलाएं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सभा में जो ये 389 सदस्य थे उनका क्या आधार था, तो उसका जो एक सदस्य था, जो उसका एक सदस्य था वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। 10 लाख जनसंख्या, मतलब एक सीट जो थी वो 10 लाख जनसंख्या पर थी। तो इसको एक बार अपन देख लेंगे। आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन को भारत में किसने भेजा, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 3। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन थे, तो कौन कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो कैबिनेट मिशन था उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे उसके, सर पैथिक लॉरेंस। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको ध्यान रख लेना कि जो ये कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन जो आया था ये 24 मार्च को आया था भारत। 24 मार्च 1946 को जो है ये भारत आया था, और भारत में जो आया था ये दिल्ली आया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, 389। आपसे पूछ लेगा संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें थी, तो कितनी सीटें थी, 93। आपसे पूछ लेगा उस समय 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, तो कौन कौन से थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। आपसे पूछ लेगा संविधान सभा क्या निर्वाचित थी, संविधान सभा क्या मनोनीत थी, तो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ना तो सभी सदस्य उसके निर्वाचित थे, ना ही सब सदस्य जो थे उसके मनोनीत थे। जो प्रांतों से आए थे वो निर्वाचित थे, और जो देशी रियासतों से आए थे वो कैसे थे, मनोनीत थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, तो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। चुनाव जो कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। अच्छा, 296 सदस्य क्या वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए, तो 296 सदस्य वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए, इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 208, मुस्लिम लीग को 73, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा में जो सदस्य आए उसमें से कितने सदस्य जो थे वो निर्दलीय थे, तो कितने थे वो, 8। कितने सदस्य थे वो, 8 सदस्य थे। फिर सीटों का बंटवारा किस आधार पर हुआ, तो सीटों का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। सामान्य समुदाय के लिए 213 सीटें थी, और मुस्लिम समुदाय के लिए 79 थी, और सिख समुदाय के लिए 4 थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी, तो कितनी थी उनकी, 33। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो क्या नाम था उनका, बेगम एजाज रसूल।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। तो संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ से एक क्वेश्चन और है, ये ध्यान रख लेना, एक देसी रियासत ऐसी भी थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और उस देसी रियासत का नाम था हैदराबाद रियासत। ध्यान रख लेना, जो हैदराबाद रियासत थी, इस हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये क्लियर हो गया। अब इससे दूसरा पोर्शन देखेंगे इसका। अब हम इसका दूसरा पोर्शन देखेंगे। ये तो हमने देख लिया, अब इसके आगे का देखेंगे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है कि संविधान सभा का चुनाव हो गया, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो गए, इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद संविधान सभा की बैठकें हुई। तो संविधान सभा की बैठक, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहां से हम अच्छे से समझ लेते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो संविधान सभा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। पहली बात तो ये है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो दिल्ली में हुई, उसका जो स्थान था वो दिल्ली था। और दिल्ली में जो काउंसिल चैम्बर था, जो काउंसिल चैम्बर था, जो दिल्ली में काउंसिल चैम्बर था, उस काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। जो काउंसिल चैम्बर था उसका जो पुस्तकालय था, उसके पुस्तकालय में जो है संविधान सभा की जो है वो प्रथम बैठक हुई। दूसरी बात ये समझेंगे, संविधान सभा में की प्रथम बैठक में, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो संविधान सभा के प्रथम जो बैठक हुई उसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो जो मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, अर्थात मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। अगली बात आती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता है वो किसने की? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। यहां से महत्वपूर्ण यह है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परंतु यह अस्थायी अध्यक्ष थे, परंतु ये जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे और इनका जो वहां पर चुनाव हुआ था वो इस आधार पर हुआ था कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वैसे ये जो पद्धति फॉलो की गई थी वो फ्रांस के संविधान में ऐसे होता है, तो फ्रांस के संविधान से प्रभावित होकर सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। अगली बात ये आती है कि संविधान सभा जो है 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे इसकी सभा स्टार्ट हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्ष के रूप में परिचय जो है आचार्य कृपलानी ने कराया
और उसी के साथ संविधान सभा की प्रथम बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कहाँ पर हुई? काउंसिल चैम्बर में, दिल्ली में, उसके पुस्तकालय भवन में। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, और वो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के। अब बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक। तो संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1940 को हुई, और इसी बैठक के दौरान संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और जो उपाध्यक्ष बनाए गए एस सी मुखर्जी को। तो जो एस सी मुखर्जी थे वो एस सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो द्वितीय बैठक संविधान सभा की हुई। अगली बात है कि तृतीय बैठक। तो संविधान सभा की जो तृतीय बैठक हुई, वो संविधान सभा की तृतीय बैठक जो हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को हुई, और तृतीय बैठक में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि तृतीय बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश करने वाले थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, और यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी और 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब हम समझेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव यह था कि किन आधारों को लेकर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। जो हम भारतीय संविधान बना रहे हैं वो किस आधार पर बना रहे हैं, हमारे भारतीय संविधान का आधार क्या होगा, यह सब जो है आधार जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताव में थे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया, और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान जो हमारा बना उसकी जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, यही उद्देश्य प्रस्ताव है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत में संविधान जो भारत का प्रस्तावना थी उसका निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं कि चलो ये 3 बैठकें हो गई। एक प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946। इस प्रकार से संविधान जो सभा थी उसकी 3 बैठकें हुई। वैसे संविधान सभा की जो कुल बैठकें हुई, जो संविधान सभा की कुल बैठक हुई वो कुल बैठक हुई इसकी 105, ये ध्यान रख लेना। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। जो इसकी अंतिम बैठक हुई वो अंतिम बैठक हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से संविधान सभा की बैठकें हुई। अब आगे हम चर्चा करेंगे जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक जो सलाहकार थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था वीएन राव। जो वीएन राव थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और ये ध्यान कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, या हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का जो मूल प्रारूप था, जो भारतीय संविधान का मूल प्रारूप था, उस मूल प्रारूप को बनाने का कार्य जो किया वो वीएन राव साहब ने किया। और ये ध्यान रख लेना भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जितनी भी सामग्री उपलब्ध करवानी थी वो सामग्री उपलब्ध कराने का जो कार्य किया वो भी वीएन
राव साहब ने किया। और इनके द्वारा जो मूल प्रारूप संविधान का प्रस्तुत किया गया था, उसमें अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो उसमें जो अनुच्छेद थे वो 243 थे, और उसमें जो अनुसूचियां थी, उसमें जो अनुसूचियां थी, वो अनुसूचियों की जो संख्या थी वो इसमें 13 थी। मतलब भारतीय संविधान का मूल प्रारूप वीएन राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इस मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, और इसी मूल प्रारूप की जांच करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। एक जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। समझ लेना कि जो प्रारूप तैयार किया वो बीएन राव साहब ने किया, और प्रारूप पर जांच करने के लिए जो समिति बनी थी, प्रारूप समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति थी, इसमें जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। तो यहां से समझ लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि क्वेश्चन पूछ लेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। तृतीय बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। कुल बैठकें कितनी हुई? 105। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसका मूल प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आंसर आ जाएगा बीएन राव। और उसमें जो मूल प्रारूप था उसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? 243। अनुसूचियां कितनी थीं? 13। और इस मूल प्रारूप की जांच करने के लिए एक समिति बनी, और जिस समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य कितने थे इसमें? 7। अब हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। अब देखो, भारत आजाद हो गया। जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद भारत के ना 2 भाग हो गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो इस आधार पे जो संविधान सभा के सदस्य पहले 389 थे, इनका फिर पुनर्गठन हुआ। अर्थात जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, और संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ वो पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 दिसंबर 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। जो पहले 389 थी वो सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। और इसमें जो प्रांतों के लिए सदस्य हो गए, प्रांतों से जो आने थे, और इसमें भी देसी रियासतों से आने थे। जो प्रांतों से आने थे वो 229, और जो देसी रियासतों से आने थे वो कितने आने थे? 70। यहां पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रांतों में से सबसे ज्यादा किस प्रांत से आए थे? तो प्रांतों में सबसे ज्यादा जो 55 सदस्य थे, जो 55 सदस्य थे वो संयुक्त प्रांत से थे, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। इससे 55 सदस्य जो है संविधान सभा में आए। और देसी रियासतों में सबसे ज्यादा जो आए थे वो मैसूर रियासत से आए थे। तो जो हमारी देसी रियासतें थीं
उस देशी रियासत में से सबसे ज्यादा जो सदस्य आए थे वो किससे आए थे? मैसूर रियासत से आए थे। और कितने सदस्य आए थे? 7 सदस्य आए थे। तो इस प्रकार से जो है वो संविधान सभा का जो है पुनर्गठन हुआ था। अब यहां पर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर साहब की। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में हम बात कर लें। डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये जो भारतीय संविधान है उसका जनक जो है वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का चुनाव हुआ वो कहाँ से हुआ, इस बारे में हमें समझ लेना चाहिए। देखो, पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे वो चुनाव जब लड़े संविधान सभा के लिए तो वो बॉम्बे से चुनाव लड़े थे। बॉम्बे से चुनाव लड़े परंतु वह चुनाव हार गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनना था, वो बहुत परेशान हुए। इसके लिए उनकी जो हेल्प की वो जोगेंद्र नाथ मंडल ने की। जोगेंद्र नाथ मंडल व मुस्लिम लीग, जोगेंद्र नाथ मंडल व मुस्लिम लीग की सहायता से फिर जो है ये संविधान सभा के सदस्य बने बंगाल से। तो मुस्लिम लीग के और जोगेंद्र नाथ मंडल के सहयोग से जो है ये पश्चिम बंगाल से जो है वो क्या बने? सदस्य बने। इसके बाद में क्या हुआ, अब संविधान सभा का जब पुनर्गठन हो गया, अर्थात जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए, तो संविधान सभा में जिस स्थान से ये चुनकर आए थे वह स्थान जो है वो पाकिस्तान में चला गया और इनका स्थान जो है संविधान सभा में रिक्त हो गया। तो इसके बाद में जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि हमें डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जरूर लेना है, इनके बिना संविधान बनाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने बात की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे BG खैर से बात करी और BG खैर से बात करने के बाद में BG खैर ने MR जयकर, जो MR जयकर थे जो बॉम्बे से चुनकर आए थे संविधान सभा में, उनका स्थान रिक्त करवाया, अर्थात उनसे इस्तीफा दिलवाया और तब जाके जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ वो कहाँ से हुआ? बॉम्बे से हुआ। तो ये ध्यान रख लेना, जब संविधान सभा का पुनर्गठन नहीं हुआ था तो शुरुआत में जो इनका निर्वाचन हुआ वो पश्चिम बंगाल से हुआ और जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो इनका चुनाव जो है वो कहाँ से हुआ? कहाँ से निर्वाचित हुए? बॉम्बे से निर्वाचित हुए। अब आगे से समझेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में जो है इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया वो किया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रख लेना, इसी दिन जो भारतीय संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हो गया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, वो आंशिक रूप से लागू हो गया था, आंशिक रूप से लागू हो गया था। पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, परंतु आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। देखो, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 394। उस 394 अनुच्छेद में ये दे रखा है कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367 और अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये जो 15 अनुच्छेद थे वो कब लागू हो गए थे भारत में? 26 नवंबर 1949 को। तो किसी किसी बुक में जो है वो 15 दे रखा है, किसी में 16 दे रखा है, तो मैं इसको भी बता देता हूं आपको। अगर हम अनुच्छेद 394 को भी इसमें जोड़ दें तो इस दिन जो लागू हुए वो कितने लागू हो गए? 16 लागू हो गए।
क्लियर है। और वैसे अगर 394 को हम छोड़ दें तो कितने लागू हुए, 15 लागू हुए। तो इसलिए जो भारतीय संविधान आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, परंतु पूर्ण रूप से जो भारतीय संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से जो भारतीय संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसके पीछे तर्क ये है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस दिन यह निर्धारित किया गया था कि भारत का जो प्रथम स्वाधीनता दिवस हम मनाएंगे वो 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। तो उसी को याद रखने के लिए जो भारतीय संविधान है वो लागू कब हुआ हमारा, 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब हम समझेंगे जो भारतीय संविधान बनकर जो हमारा तैयार हुआ, बनने में इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। दूसरी बात, जो मूल रूप से भारतीय संविधान था उसमें जो कुल अनुच्छेद थे, जो उसमें कुल अनुच्छेद थे वो थे उसमें 395, परंतु अभी जो है वो लगभग 448 के आसपास हैं, थोड़े और भी ज़्यादा हूँ, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो उसमें 448 थे। और जो भाग थे उसमें उस समय वो 22 भाग थे, परंतु अभी जो भाग हैं वो 25 भाग हैं। और उस समय जो अनुसूचियाँ थी इसमें, जो उस समय अनुसूचियाँ थी भारतीय संविधान में वो थी 8, और अभी जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हैं, इसमें 12 हैं। तो यहाँ से बात समझ लेना, वैसे अनुच्छेद 395 है अभी भी, परंतु कै खे गै करके उसमें जोड़ दिए गए, तो इसलिए अनुच्छेद जो हैं वो 448 हो गए हैं। और उस समय जो भाग थे वो 22 थे, बाद में अन्य भाग कै खे करके जोड़े गए तो भाग कितने हो गए, 25 भाग हो गए। और अनुसूचियाँ जो थी वो कितनी थी, उसमें 8 थी, और अभी अनुसूचियाँ कितनी हैं, इसमें 12 हैं। इस प्रकार से जो है वो भारतीय संविधान जो है वो बनकर हमारा तैयार हुआ। देखेंगे, एक बार देख लेंगे कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947। कुल सदस्य कितने रह गए, 299। प्रांतों से कितने हो गए, 229। देशी रियासतों से कितने हो गए, 70। किस प्रांत से सबसे अधिक सदस्य थे, संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, 55 सदस्य। किस देशी रियासत से सर्वाधिक सदस्य थे, तो किससे थे, मैसूर रियासत से। कितने थे उससे, 7। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुरू में निर्वाचन कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से, और बाद में कहां से चुने गए, बॉम्बे से। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949। ये विधि दिवस किस दिन को मनाते हैं, 26 नवंबर। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। और जब आंशिक रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद लागू किए गए, 15, और अगर 394 को भी जोड़ दें तो कितने हो गए हमारे, 16। और भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, 395। भाग कितने थे, 12। अब भाग कितने हैं, 25। मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी, 8, और अब अनुसूचियां कितनी हैं, 12। तो ये था भारतीय संविधान किस प्रकार से हमारा बनकर तैयार हुआ। अब इसके बारे में और देखेंगे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखेंगे संविधान पर हस्ताक्षर, कि जो हमारा संविधान है उस संविधान पर हस्ताक्षर किस प्रकार से होगा। तो जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो है वो अंतिम बैठक हुई थी। और संविधान सभा की इसी अंतिम बैठक में जो है भारतीय संविधान पर जो है 284 लोगों ने जो है इस पर हस्ताक्षर की। यहां से समझने वाली बात एक और है कि संविधान पर जो प्रथम हस्ताक्षर किया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया।
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको नेट पे सर्च करो तो अगर हिंदी में सर्च करोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा कि भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर इंग्लिश में सर्च करोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। पर मैंने जो है एक प्रदर्शनी लगी थी भारतीय संविधान की, उसमें जो थी इसकी कुछ इमेज थी, तो वहाँ पर जाके जब देखा था तो भारतीय संविधान में क्या दे रखा है ना, जहाँ पर इनके हस्ताक्षर हो रखे हैं तो ऊपर तो जो है वो 14 भाषाएं हैं और 14 भाषाओं के बाद में जो पहला हस्ताक्षर है वो किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और जो दूसरा हस्ताक्षर है उसमें वो किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो ध्यान रख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान पे अंग्रेजी व हिंदी दोनों में हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान पे हिंदी व अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरा हस्ताक्षर जो किया वो किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी, जिस प्रथम महिला ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन। जो अम्मू स्वामीनाथन थी वो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रथम मुस्लिम थे उनका नाम था डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे, वो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। और डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय संविधान पर उर्दू में हस्ताक्षर किए। इन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे वो किस में किए थे, उर्दू में किए थे। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए। अब बात करते हैं इसके कुल अधिवेशन के बारे में कि जो संविधान सभा है इसके कुल कितने अधिवेशन हुए। तो यहाँ से भी थोड़े क्वेश्चन डाउट हो जाता है लोगों को। देखो किसी किसी बुक में आपको 11 मिलेगा, किसी में आपको जो है वो 12 मिलेगा। अब रीजन क्या है, देखो 26 नवंबर 1949, जो 26 नवंबर 1949 है उस तक इसके 11 अधिवेशन हुए थे जब संविधान बनकर तैयार हो गया। परंतु संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। तो अगर 24 जनवरी 1950 को भी जोड़ लिया जाए तो कुल अधिवेशन कितने हो गए, इसके 12 हो गए। तो इस प्रकार से जो है इसके अगर 26 नवंबर 1949 तक देखते हैं तो 11 अधिवेशन हुए। और अगर संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है जो 24 जनवरी 1950 को हुई, अगर उसको भी जोड़ देते हैं तो उसके कुल अधिवेशन कितने हुए भैया, 12 हुए। अब बात आती है कि भारतीय संविधान क्या प्रिंट किया गया या इसको हाथ से लिखा गया। तो ध्यान रख लेना, भारतीय संविधान जो है वो हस्तलिखित है। जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान जो है वो हस्तलिखित है, अर्थात उसको हाथ से लिखा गया है। भारतीय संविधान को हाथ से लिखने का कार्य किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है भारतीय संविधान जो है वो हाथ से लिखा गया। हुआ क्या, ये इनके पास जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे कहा कि आप संविधान को हाथ से लिख दें तो आप इसकी क्या फीस लेंगे। तो इन्होंने कहा कि भगवान कह दिया सब कुछ है मेरे पास, बस मेरी एक ही इच्छा है कि भारतीय संविधान को मैं अपने हाथ से लिखूंगा इटैलिक में, और मैं एक भी रुपया नहीं लूँगा, पर भारतीय संविधान के हर एक पृष्ठ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और भारतीय संविधान का जो अंतिम पृष्ठ होगा वहाँ पर मैं अपना नाम भी लिखूंगा और अपने दादा का नाम भी लिखूंगा। इस प्रकार से इनकी बात को स्वीकार कर लेने के बाद जो है भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। आगे से कि भारतीय संविधान पर जो चित्रकारी की गई है, भारतीय संविधान पर जो चित्रकारी की गई है वो भारतीय संविधान पे चित्रकारी जो की गई है वो शांति निकेतन के चित्रकारों ने की है। जो शांति निकेतन है वो शांति निकेतन के चित्रकारों ने की है। तो इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो नंदलाल बोस का है। जो नंदलाल बोस थे उन्होंने इस पर चित्रकारी की है। उनके ही एक शिष्य थे जिनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा, तो राम मनोहर सिन्हा ने इस पर चित्रकारी की है। एक इन्हीं के शिष्य थे दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव
तो नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और दीनानाथ भार्गव के द्वारा जो है वो इस पर जो है चित्रकारी की गई है। ध्यान रखना, राम मनोहर सिन्हा ने जो इस पर चित्रकारी की है वो की है प्रस्तावना पर। जो प्रस्तावना की सजावट की है वो राम मनोहर सिन्हा ने की है। और दीनानाथ भार्गव ने क्या करा है कि जो हमारा अशोक स्तंभ है उसमें जो सिंह है उनकी चित्रकारी जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? दीनानाथ भार्गव के द्वारा की गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो हस्तलिखित है। इसे लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। इस पे चित्रकारी जो की वो शांति निकेतन के चित्रकारों ने की, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, दीनानाथ भार्गव। और इसकी जो प्रस्तावना को सजाया है वो राम मनोहर सिन्हा ने सजाया है। और जो हमारा अशोक स्तंभ है उसमें जो सिंह है हमारा, उस सिंह की चित्रकारी जो की है वो दीनानाथ भार्गव ने की है। दूसरी बात ये ध्यान रख लेना कि भारतीय संविधान की चित्रकारी करते हुए भारत की जो विभिन्नता है उसको ध्यान रखा गया है, सभी धर्मों का ध्यान रखा गया है। चित्रकारी में लगभग जो है 22 चित्रों का प्रयोग किया गया है। जो संविधान की चित्रकारी की गई है उसमें 22 चित्रों का प्रयोग किया गया है। इसमें आपकी हड़प्पा कालीन मोहर भी है, हड़प्पा कालीन मोहर, वैदिक सभ्यता, और गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण, और लंका विजय, अकबर, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, टीपू, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा। तो ऐसे बहुत से चित्रों का जो है वो इसमें बनाया गया है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो इसलिए सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए जो है भारतीय संविधान की चित्रकारी की गई है। एक बात और समझ लें कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में अगर हम कुल शब्द देखें कि भारतीय संविधान में कुल शब्द कितने थे, तो भारतीय संविधान का जो अंग्रेजी संस्करण है इसमें कुल शब्द उस समय मूल रूप से जो थे वो 1,17,369 थे। मतलब जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसके अंग्रेजी संस्करण में जो कुल शब्द थे वो कितने थे? 1,17,369। दूसरी बात, इसके बाद भारतीय संविधान की जो 1000 कॉपियां हैं इनको प्रकाशित किसने किया? तो इसकी जो 1000 कॉपियां हैं अगर उसके बारे में हम बात करें कि जो इसकी 1000 कॉपियां वो किसने प्रकाशित की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो 1000 कॉपियां हैं उनको प्रकाशित करने का सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। जो सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय संविधान की जो है 1000 कॉपियां जो है प्रकाशित की गई। और जो सर्वे ऑफ इंडिया ये कहां पर है? ये देहरादून में है। और सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय संविधान की जो 1000 कॉपियां हैं इनको प्रकाशित करने में जिस तकनीकी का प्रयोग किया है उसे फोटोलिथोग्राफिक कहते हैं। फोटोलिथोग्राफिक। जिस तरीके से जो है सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे बनाता है उसी तकनीकी का प्रयोग करके जो है भारतीय संविधान की 1000 कॉपियां जो है इसने प्रकाशित की थी फोटोलिथोग्राफिक तकनीक के द्वारा। तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसकी 1000 कॉपियां जो है वो प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान से रिलेटिव हमारे जितने भी संविधान सभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आप एक बार से इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। क्लियर है? तो 2 मिनट में जो है एक थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन रख लेते हैं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो वास्तव में कुछ याद है क्वेश्चन या याद नहीं है, तो उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। जब पुनर्गठन होने के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। अगले से क्वेश्चन पूछे ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो कौन सी रियासत थी? हैदराबाद रियासत। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो महिलाएं की संख्या कितनी थी? 15। और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की 1000 कॉपियां कहाँ प्रकाशित हुई? सबसे पहले तो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने की? तो नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, दीनानाथ भार्गव। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान को चित्रकारी करने में कुल कितने चित्रों का प्रयोग किया गया? तो कितने चित्र हैं हमारे? 22 चित्र। तो इस प्रकार से जो है हमारे संविधान सभा से या संविधान के निर्माण से जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत।